किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी हो या धोखा हमेशा पीछे से ही मिलते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अजीम और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जिन लोगों को अगर धोखा मिला है तो क्या करना चाहिए। चलो जानते हैं। किसी जमाने में एक राज्य में एक व्यापारी का प्रेम विवाह होता है और वो प्रेम विवाह इतना सक्सेसफुल होता है कि लोग भी उनके प्यार को सराहते हैं, लोग भी उनके प्यार के किस्से सुनाते हैं। उनकी जो प्यार की कहानी है वो इतनी मशहूर होने लगती है कि पूरे राज्य में ये पता चलता है कि अपने राज्य में भी एक ऐसा जोड़ा है जो बड़ा ही मशहूर है और उनके किस्से बड़े ही मशहूर है। तो एक दिन एक रात में राजा और रानी खाना खाने के बाद अपने महल के छत पर चांद तारे देखने के लिए जाते हैं। रात का समय होता है, तब वो देखते हैं कि चांद तारे तो बड़े ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं, लेकिन वैसे ही उनकी नजर उनके राज्य पे जाती है, नगर पे जाती है तो पूरा अंधेरा होता है। लेकिन एक जगह पर, एक मकान पर, एक छत पर एक मशाल जल रही होती है। तो पूछते हैं सेवक से, सेवक ये मशाल किसकी है? तो सेवक कहता है कि अपने राज्य में जो एक प्रेम जोड़ी है वो उनके घर की मशाल है और वो उनकी कहानी बयां करती है। तो वो राजा रानी को तो पता होता है उस बारे में, तो दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि देखा, व्यापारी बड़ा समझदार है, उसी की वजह से उनका प्रेम विवाह इतना सक्सेसफुल चल रहा है। तो रानी कहती है नहीं नहीं, वो जो महिला है वो बड़ी ही समझदार होंगी, इसलिए उनका प्रेम विवाह इतना सक्सेसफुल चल रहा है। अब दोनों की डिबेट होना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं ये सही है, और रानी कहती है कि वो सही है। तो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि चलो हम इनकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि कौन ज्यादा समझदार है। तो दूसरे दिन सुबह सुबह रानी अपने सेवक को बुलाती है, उसके पास कुछ सोने की मुद्राएं देकर उस व्यापारी के पास भेजती है और उसको ये कहने के लिए कहती है कि उससे ये कहना कि इस राज्य की महारानी आपसे प्यार करने लगी है, वो ये चाहती है कि आप अपने पत्नी को मार दो और वो आपसे विवाह करेंगी और आपको इस राज्य का राजा घोषित करेंगी। वो व्यापारी उस सेवक से कहता है कि मेरे पत्नी पर ऐसे हजारों रानियां कुर्बान, मुझे आपके रानी का व्यवहार पसंद नहीं आया, आप ये पैसा वापस लौटा दीजिए और मुझे ये मंजूर नहीं है। तो ये सेवक सुनकर रानी के पास चला जाता है और ये सारी चीजें बता देता है। अब बारी आती है राजा की। अब राजा सेवक को बुलाता है और उसके पास हीरो का हार देखकर उस महिला के पास भेजता है और उससे ये कहने के लिए कहता है कि उनसे कहना कि अगर आपने आपके पति का कत्ल कर दिया तो इस राज्य के जो राजा है वो आपसे शादी करेंगे और आपको इस राज्य की रानी घोषित करेंगे। एक महिला सुनकर चौंक जाती है और उस सेवक से कहती है, अच्छा, अगर मैं अपने पति को खत्म कर दूं तो मुझे राजा रानी बनाएंगे? तो सेवक कहता है जी हाँ, ऐसा ही कहा है। तो वो महिला कहती है अच्छा ठीक है, उनसे कहना कि आपका जो प्रस्ताव है मैं स्वीकार करती हूँ। आज रात 12 से 2 के बीच में मेरे घर की जो मशाल है वो बुझ जाएगी, तो समझ लेना कि मैंने अपने पति को खत्म कर दिया है और मैं पूरी तैयार होकर कल सुबह राजा के पास आ जाऊंगी। तो ये सुनकर दौड़ा चला जाता है, राजा को पूरा किस्सा सुना देता है। तो राजा चौंक जाता है और अपने सैनिकों को बुलाता है और बुलाने के बाद ये कहता है कि देखिए, हमें चौकन्ना रहना है। आज रात में जैसे भी उस मकान की मशाल बुझ जाए, दौड़ते हुए उस मकान में जाकर उस व्यापारी की जान को बचाना है। तो ये सारी चीजें प्लानिंग हो जाती है और राजा और रानी उस रात आ जाते हैं छत पर देखने के लिए कि क्या होता है। अब आने के बाद देखते हैं कि 12 से 2 के बीच में उस मकान की जो मशाल है वो बुझ जाती है। बुझने के बाद सैनिक भी देखते हैं कि मशाल बुझ गई, तो चले जाते हैं और उस महिला को पकड़ते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस महिला ने उस व्यापारी के खाने में जहर देकर उस व्यापारी की जान ले चुकी होती है। अब ये खबर राजा को पता चलती है। राजा बेचैन हो जाता है।
राजा ये सोचता है कि आज मेरी वजह से एक इंसान की जान चली गई, जिसका कोई गुनाह नहीं था, उस इंसान की मेरी वजह से आज जान चली गई। इतना वो डिप्रेशन में आता है और सुबह सुबह अपने राज्य के मंत्री को बुलाता है और कहता है मैं जा रहा हूं जंगल में शिकार करने के लिए, और मेरे लौटने तक आप जितने भी मेरी रानियां हैं सबका गला काट दो, सबको मार दो। मुझे नफरत हो चुकी है इन रानियों से, इन महिलाओं से, बड़ी ही धोखेबाज होती है। तो ये सुनकर मंत्री परेशान हो जाता है कि अब क्या करें, और राजा चला जाता है जंगल में। अब मंत्री होता है परेशान, अब करे क्या। तो वो भागते हुए अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपने पिता से ये सारी चीजें बयां करता है कि राजा पागल हो गया है और राजा अपने सारे रानियों को मारना चाहता है, और मुझे आदेश दिया है कि उनके लौटने तक जितने भी रानियां हैं सबके सबको मार दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो उनके जो पिता होते हैं वो भी एक वक्त पे राजा के मंत्री हुआ करते थे। तो वो कहते अच्छा ठीक है, सबसे पहले तुम छुप जाओ, क्योंकि राजा आने के बाद पहले तुमको ढूंढेगा। तो मंत्री भाग जाता है, छुप जाता है। शाम होती है, और शाम होने के बाद जब राजा जंगल से वापस लौटता है शिकार कर कर, तो देखता है कि अपने महल में रानियां जैसे कि वैसी एंजॉय कर रही है, मजे ले रही है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, और गुस्सा बढ़ने के बाद वो देखता है कि मंत्री कहाँ है। मंत्री को ढूंढने लगता है तो महल में नजर नहीं आता। वो घोड़ा लेकर उसके घर पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद देखता है तो वहां पर भी नहीं। तो अब उसको उसके पिताजी नजर आते हैं और उनसे कहता है कहाँ है तुम्हारा लड़का। मैंने उसको एक आदेश दिया था, जिसने उसका पालन नहीं किया। सबसे पहले तो मैं उसका गला काटूंगा। तब उसके जो पिता है उससे कहते हैं राजा जी तनिक रुकिए, मुझे ये जो आपकी जो स्टोरी है, मुझे सारी बातें पता चल चुकी है। तो मैं आपका जो गुस्सा है वो बड़ा ही जायज है, लेकिन मैं भी कभी आपके पिता के राज्य में मंत्री था। जब आपके पिता राजा थे तब मैं उनके साथ में एक उनका हमसफर था। तो एक बार मेरी जो कहानी है वो पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो चाहे आप कर सकते हो। तो राजा कहता है ठीक है, चलो सुनाओ जल्दी से। उस राजा से कहने लगता है कि आपके पिताजी के साथ में मैं एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया था, और शिकार करते समय हम दोनों भटक गए, और भटकने के बाद मैं कहीं और जंगल में और कहीं चला जा रहा था, और पिताजी आपके कहीं और। तो एक योद्धा घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आया और मुझको बांध कर मुझे घसीटते हुए एक सुनसान कब्रिस्तान में लेके गया, और उसकी तलवार के दम पर मुझे कहा कि यहाँ पर 2 कब्रें खोदनी है। तो मुझे ये पता लग गया था कि अब मेरी जान जाने वाली है। लेकिन मैं कंफ्यूज था कि यहाँ पर तो मैं अकेला हूँ और कोई नजर नहीं आ रहा है, तो 2 कब्रें क्यों? तो वो जो योद्धा था वो मुझे डांटते हुए कहा कि जल्दी करो, जल्दी से एक जो कब्र नजर आ रही है उसके बाजू में एक कब्र खोदना है और उसके नीचे एक कब्र खोदना है। तो मैं परेशान था कि चलो कोई दिक्कत नहीं, एक कब्र तो मेरी है, लेकिन दूसरा कौन है पता नहीं, मेरी जान तो ऐसी भी जाने वाली है। मैं डरते हुए उस कब्र को खोदने लगा था, और वो जो योद्धा था वो मेरे साथ में कब्र खोद रहा था। जब दोनों कब्रें खोदी गई तो मुझे ये था कि अब मेरी बारी आ गई और मुझे यहाँ पर मारकर दफनाया जाएगा। लेकिन तभी वो जो योद्धा है वो झाड़ पर चढ़ता है, और झाड़ पर से एक सरकटी लाश नीचे फेंकता है, और नीचे फेंकने के बाद मैं भी परेशान हो जाता हूं, अरे कि यार ये तो एक सरकटी लाश है, शायद एक कब्र इसकी है, एक कब्र इसकी है और एक कब्र मेरी है। तो वो जो योद्धा है वो कहता है कि इस जो आप लाश देख रहे हो ना, सरकटी लाश देख रहे हो ना, इस राज्य का एक राजकुमार है, इस राज्य का एक राजकुमार है। और ये कहते हुए वो जो अपना नकाब है, वो जो योद्धा है अपना नकाब खोलने लगता है। खोलने के बाद मैं जब देखता हूँ तो मुझे नजर आता है कि वो एक खूबसूरत महिला है,
जिसने मुझे बंदी बनाया, जिसने मुझे ये सारी चीजें करने लगाई, तब वो जो महिला है वो ये कहने लगती है कि ये जो तुम लाश देख रहे हो ना सरकटी, इस राज्य के राजकुमार की लाश है जिसने मुझ पर बुरी नजर डाली थी। ये जो राजकुमार है ये मुझ पर बुरी नजर डालता था और मुझे पाने के चक्कर में इसने मेरे पति की हत्या कर दी। तो ये जो आप कब्र देख रहे हो ये मेरे पति की कब्र है और तभी मैंने प्रण लिया कि मेरे प्यार को इसने मुझसे दूर किया, मैं इसकी जिंदगी से इसको दूर कर दूंगी। तो उस सरकटी लाश को नीचे के कब्र में दफना देते हैं और दफनाने के बाद वो जो दूसरी कब्र होती है, तब मुझे डर लग रहा था शायद आप मुझे मारेंगी, लेकिन वो जो महिला है, वो जो योद्धा है, वो उस कब्र के पास जाती है जो कब्र के बाजू में कब्र होती है और वो वहां पर जाने के बाद कहती है कि ये जो कब्र है ये मेरे पति की कब्र है और मैं इनसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं इन पे इतनी जान छिड़कती थी। इस कमीने ने मेरी पूरी खुशहाल जिंदगी में आग लगा दी। मैं इतनी खुश थी मेरे पति के साथ में, लेकिन इसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरे पति है तो मेरी जिंदगी मरने के बाद भी इनके साथ में गुजरे और अगर मेरा वापस से जन्म हुआ तो मैं इन्हीं की पत्नी बनूं। और ये कहते हुए वो जो योद्धा है, वो जो औरत है, अपना गला काट देती है और उस कब्र में गिर जाती है, मर जाती है। तब मुझे ये एनालिसिस हुआ, तब मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई में प्यार ऐसा भी होता है। तो राजा जी से कहता है कि राजा जी, उस वक्त ये सारी चीजें जब मैं देख रहा था तो मैं बहुत रोया और वही चीज आज देखकर आज सोच रहा हूं कि आपने जो आपसे आज गुनाह हुआ है, आप ये सोच रहे हो कि एक इंसान के वजह से, एक औरत के वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि सारी औरतें, सारी रानियां आपकी धोखेबाज है। आपकी सोच को बदलिए। एक ने धोखा अगर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी धोखेबाज है। जिंदगी आपको फिर से मौका देगी। ये सुनकर राजा भी शांत होता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत सोचा और माफी मांगते हुए चला जाता है। तो दोस्तों, आपको इस स्टोरी से समझ में आया होगा कि एक के धोखा देने से, एक इंसान के धोखा देने से इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंसान धोखेबाज है। जिंदगी आपको मौका देती रहेंगी, आप उस चीज को समझिए। जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है। किसी के धोखा देने से अपनी जिंदगी नहीं रुकती, बर्बाद नहीं होती। हाँ, हमने अगर मौका दिया है तो सामने वाला हमको धोखा बिल्कुल देगा, लेकिन इस चीज से समझ लीजिए कि जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है और उस खूबसूरत जिंदगी को आपको जीना है आपके तरीके से। तो मैं यही चाहता हूं कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा और आपके लाइफ में उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।